हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुमित। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड के बारे में। चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। पिछले चैप्टर में हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है। बाहर का तो हमने पढ़ लिया कि पृथ्वी बाहर से कैसी है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो ये हमसे सवाल कर रहा है कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, लेकिन इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब परिवर्तन दोनों तरफ होता है, अंदर भी और बाहर भी। तो यहाँ बताया गया है पृथ्वी का आंतरिक भाग, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब देखिए, ये पृथ्वी है पूरी की पूरी। शुरुआत कहां से होती है? ये यहां से, प्रॉपर्टी से। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्थल मंडल की ऊपरी परत जो होती है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद में आता है स्थल मंडल। उसके बाद में क्या आती है? ये जो तीसरी ये लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये मेंटल है। उसके बाद आती है क्रोड मेंटल, फिर आती है सीमा, फिर आती है बाह्य क्रोड, फिर आता है आंतरिक क्रोड। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी हमारी बनी हुई है। तो इस डायग्राम से आप एक बार मोटा मोटा समझ गए होंगे। बाकी इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब थोड़े से यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि जो विश्व की सबसे गहरी खान है वो कितनी है? 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज के लिए इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं फिलहाल, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। आप समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। अगर हमें पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है, सिर्फ केंद्र तक पहुंचना है, मतलब आर पार नहीं जाना, सिर्फ केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से, मतलब पृथ्वी की सतह से नहीं, समुद्र की सतह से 6,000 किलोमीटर गहराई तक हमें खोदना होगा, जो कि असंभव है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर ये खोदा है, इसके बाद खुदाई हो ही नहीं सकी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है। कॉन्सेंट्रिक, सेकेंडरी होता है कॉन्सेंट्रिक। जैसे प्याज के ऊपर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी होती है ना, तो उस प्रकार जो चीज होती है उसको हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। तो ये जो जितनी भी परतें हैं ये एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं, तो मतलब एक प्याज जैसी संरचना बनाते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी या क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये सबसे पतली परत होती है। ये महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अगर हम आप पृथ्वी के ऊपर खोदना चालू करेंगे, मतलब सतह पे महाद्वीप पे खोदेंगे, तो आपको 35 किलोमीटर तक की खुदाई करनी पड़ेगी। तब तक ये परत चलती रहेगी, मतलब तब तक परपट्टी ही चलती रहेगी। मतलब ये जो पतली परत है ना, जैसे जो हम पढ़ते हैं कि एक पतली परत है, पतली परत है, उसको परपट्टी बोलते हैं, या जो ऊपरी परत है वो परपट्टी है। महाद्वीपीय सहती या कॉन्टिनेंटल मास मुख्य रूप से सिलिका एल्यूमिना से जैसे खनिजों से बनी है। ये जो होती है ये सहती, ये बनी किससे है? सिलिका और एल्यूमिना से। इसलिए इसे सीएल, सियाल कहते हैं। जैसे सीएल भी कहते हैं, सियाल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सी है उसका मतलब है सिलिका, तथा जो एल है उसका मतलब है एल्यूमिना, ठीक है। किसके बनी है याद रखेंगे? सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका या मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए सी में क्या हो जाता है, जो महाद्वीप है उसकी तो बनी है सिलिका और एल्यूमिना से, इसलिए उसे सियाल या सीएल कहते हैं। और जो महासागर की परपटी है वो बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए उसे सीमे कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो महाद्वीपीय परपटी ये हो गई, महाद्वीप ये है। और महासागर और महासागरीय परपटी, तो इनको अलग अलग कलर से समझाया गया है, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। अब आप समझिए कि जो परपट्टी के ठीक नीचे है वो होता है मेंटल। कितना है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। मतलब ये जो मेंटल
वाली ये परत है, ये कितनी मोटी है? 2900 किलोमीटर है। और इसका जो सबसे आंतरिक परत होती है वो कौन सी होती है? क्रोड होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे नीफे, नी से निकल तथा फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, क्योंकि वो बहुत अंदर पाई जाती है केंद्रीय क्रोड, तो उसका तापमान भी उच्च होता है और दाब भी उच्च होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। सबसे पहला आता है परपटी, जो महाद्वीप पे तो 35 किलोमीटर तक, और सॉरी, हाँ, महाद्वीप पे तो 35 किलोमीटर तक और महासागर में 5 किलोमीटर तक फैली है। उसके बाद में आती है मेटल, जो 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैली है, और उसकी आंतरिक परत क्या है? क्रोड है। और जो आंतरिक परत क्रोड है उसकी त्रिज्या कितनी है? 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं, निकल और फेरस। और जो केंद्रीय क्रोड है वो बहुत अंदर होने के कारण उसका तापमान और दाब बहुत ज्यादा उच्च होता है, तो इसलिए वहां तक खुदाई तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, मतलब इंसान तो नहीं कर सकता। ठीक है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। पृथ्वी का जो आयतन है, मास है, उसका 1% हिस्सा है वही परपटी है, मतलब 1% हिस्से के बराबर ही परपटी है। 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। अब ये मतलब बताया गया है कि कौन से का कितना है। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी में क्या पाया जाता है? मेटल पाया जाता है। 15% जो हिस्सा है वो क्रोड है, और 1% क्या है? प्रॉपर्टी है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371 किलोमीटर, यानी कि सेंटर तक पहुंचने के लिए, जैसे मैंने ऊपर बताया था, लगभग 6000 किलोमीटर की खुदाई करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेल एवं खनिज, अब ये क्या होते हैं? नाम तो सुना है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। पर पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी बनाते हैं वो, जैसे पृथ्वी की प्रॉपर्टी खनिज से मिल, खनिज भी पाए जाते हैं उसमें, इतना आपको पता है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसा प्राकृतिक पिंड जो खनिज पदार्थ का बना है उसको क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। ठीक है, सेल का मतलब चट्टान, आप समझ सकते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, इग्नियस सेल, अवसादी सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल। अब इनके नाम से ही इनके हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। द्रवित मैग्मा, मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। देखिए, जब ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा होता है वो गर्म होकर बाहर निकलता है, और जब बाहर निकल के जब वो ठंडा हो जाता है, तो उससे जो मतलब चट्टाने बनती हैं, जो सेल बनते हैं, वो कौन सी होती हैं? आग्नेय सेल होती हैं, और ये प्राथमिक सेल कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ है। ठीक है, इन्हीं चट्टानों से आगे निर्माण होगा, वो प्रक्रिया सारी की सारी मैं बताऊंगा। लेकिन इन्हें प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इनका निर्माण हुआ है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं: अंतर्वेदी इंट्रूसिव और बहिर्वेदी एक्सट्रूसिव। मतलब 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। ठीक है, अब ये इनका नाम समझाया गया है। लेटिन शब्द इग्नियस से बना है, इग्नियस जिसका अर्थ होता है अग्नि। अब देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है कि जो लावा है वो आग की तरह अंदर से निकला, फिर जब ठंडा हो गया उससे जो चट्टान बनी वो कौन सी है? इग्नियस चट्टान है। ठीक है, उसके बाद में आती है अवसादी या सेडिमेंट्री। लैटिन शब्द सेडिमेंटम है, जिसका अर्थ है स्थिर। ये चट्टान थोड़ी स्थिर होती है, मतलब स्थिर, जैसे आप एक बार समझने के लिए इसको याद कीजिएगा। तीसरी चट्टान होती है वो मेटामॉर्फिक है। ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो ये कैसी चट्टान होगी? कायांतरित, मतलब इसके ये अपनी काया को परिवर्तित करती रहती है, तो इस प्रकार कायांतरित। तो इस प्रकार से ये चट्टानें कैसे बनती हैं? अपनी काया को परिवर्तित करके, मतलब खुद के आकार को, खुद की संरचना को परिवर्तित करके। अब यहाँ पे हमने आग्नेय सेल के बारे में पढ़ा, प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है: अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। ठीक है, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है।
जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। अब बहिर्वेदी का मतलब क्या है कि जो बाहर आके चट्टान बनी है वो क्या होगी, बहिर्वेदी आग्नेय सेल हो गई। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। होता क्या है कि जब जो लावा है वो बहुत गर्म है तो मतलब वो तो एकदम लिक्विड की तरह ही बहता है, लेकिन जब वो बाहर आके ठंडा होता है तो चट्टान का निर्माण होता है। तो ये चट्टान किस प्रकार की होती है, बहुत महीन दानों वाली होती है। एग्जाम्पल के लिए क्या दिया गया है, बेसाल्ट चट्टान। जो दक्कन का पठार है वो कैसे बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। होता क्या है कि जैसे एक तो जो लावा है वो बाहर आके मतलब ठंडा हुआ तो उससे चट्टानें बनी, बहिर्वेदी आग्नेय सेल। एक है कि वो अंदर बना, सॉरी अंदर ही ठंडा हो गया तो उससे क्या बना, अंतर्वेदी आग्नेय से चट्टानें बनी। लेकिन ये धीरे धीरे ठंडा होने के कारण, ये मतलब अंदर है तो अंदर तो धीरे धीरे ठंडा होगा ना, तो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया ग्रेनाइट, ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। अगर आपसे पूछे कि बहिर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण तो बेसाल्ट होगा, और अंतर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण पूछे तो ग्रेनाइट होगा। ठीक है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। आपने घर में देखे होंगे कि मसाला कूटने के जो पत्थर के बर्तन होते हैं वो ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। ठीक है। सेल लुढ़ककर, चटककर एवं एक दूसरे टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। ये होता क्या, जैसे पहाड़ से चट्टान लुढ़क गई, टूट गई, एक दूसरे से टकरा के टूट गई, कैसे भी टूटती है तो ये जो छोटे कणों में टूट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम अवसाद या सेडिमेंट कहेंगे। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। होता क्या है कि जब हवा तेज चलती है तो ये जो छोटे छोटे होते हैं, और बाकी जो नदियां हैं वो भी तो अपने साथ में अवसाद बहा के लाती है ना, तो एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर ही सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि अ, चट्टानें एक दूसरे से टकराई, टूटी, फिर उनको हवा या पानी के द्वारा बहा के दूसरी जगह पे ले जाया गया। फिर क्या होता है कि इससे परत दर परत इनका निर्माण होता है। ठीक है। तो इन चट्टानों को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट्री इरॉक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ, सैंडस्टोन पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहेंगे जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो अब देखिए एक दिन का काम तो है नहीं, बहुत लंबा टाइम लगता है ऐसे चट्टाने बनने में। तो इन पे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, कुछ भी है मतलब ऐसा, तो वो उनके जीवाश्म भी रह जाते हैं इन पे। ठीक है। अब जीवाश्म शब्द आया है तो जीवाश्म के बारे में यहाँ बताया गया है, इसको इंग्लिश में फॉसिल बोलते हैं। सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतु के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। आपको पता होगा कि अगर किसी पत्थर पे कोई जानवर दब गया तो वो उच्चताप और दाब के कारण ना उसकी जो एक छाप जैसे ना वहीं रह जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो फॉसिल कहलाते हैं या जीवाश्म कहलाते हैं। आगन्य एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायातनिक सेलों में परिवर्तित हो जाती है। अब जो आगन्य और अवसादी, इग्नियस और जो सेडिमेंट्री सेल्स हैं उनपे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है, उच्च ताप दाब लगता है, तो ये कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो चिकनी मिट्टी है उस पर जब दाब लगता है तो वो स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, और जब चूने पत्थर है उस पर उच्च ताप और दाब लगता है तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों का हम उपयोग करते हैं अपने घरों में। आप पत्थरों पर कई उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। तो मतलब ये सारे के सारे खेल हमने कहीं ना कहीं खेले हैं। तो यहाँ बताया गया है कि मतलब इन खेलों में भी पत्थर का उपयोग होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र या रोक साइकिल कहते हैं। तो मतलब कोई निश्चित दशा मतलब कंट्रोल्ड सिचुएशन में एक प्रकार की चट्टान
एक चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, मतलब होती रहती है एक दूसरे में परिवर्तित। तो ये जो परिवर्तन है इसको क्या बोलेंगे हम, रॉक साइकिल या सेल चक्र बोलेंगे। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी चट्टान का निर्माण कर लेती है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाती है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। तो अब देखिए यहाँ बताया गया कि किस प्रकार से ये सेल चक्र काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैग्मा निकला पृथ्वी से, ये बाहर आके ठंडा हुआ तो क्या बना, आग्नेय चट्टान बनी। आग्नेय चट्टान लुढ़क कर टूट कर अवसाद में बदली और इस अवसाद को पानी और हवा बहा के ले गई, तो ये अवसादी चट्टान का निर्माण किया इन्होंने परत दर परत। फिर ये अवसादी चट्टान है, ये उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित में बदल गई, और फिर उच्च ताप और दाब जब कायांतरित चट्टान पे लगा तो ये वापस पिघल के मैग्मा बन गई। तो मतलब ये किसी भी प्रकार से आप देखें तो ये बस एक तरीके का साइकिल बन गया है। इसी प्रकार से सेल चक्र काम करता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मतलब खनिजों के बारे में ये एक डेफिनेशन दी गई है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि खनिज क्या होते हैं, तो खनिज एक निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि खनिज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, ये खनिज ही है। तो इनका हम उपयोग करते हैं ईंधन की तरह। इनका उपयोग उद्योगों, औषधियों, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये वो चीजें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन के कामों में। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे को नहीं लगता कि जिस प्रकार से मैंने आपको चैप्टर समझाया आपको इनमें कोई दिक्कत आने वाली है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जरूर जवाब दूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।